और ऐसे दो कंपाउंड्स को आप एक नाम देते हो इनांशियोमर्स। एक रिलेशनशिप है दो कंपाउंड्स के बीच में। ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। उसके बाद हमने एल्कीन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किया, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। देन आपने फॉर एग्जाम्पल एल्काइन से जेमिनल डाइहाइड बनाया और दो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करे। फिंकलस्टीन से आपने RI बनाया और स्वॉर्ट से RF। तो प्रिपरेशंस में 5 रिएक्शंस है जो आपको क्लियर होने चाहिए। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का एक और बहुत अहम वन शॉट में स्वागत है। ऑलरेडी हम इस चैप्टर पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक के सारे वन शॉट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो सभी देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि उनको भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि उससे आपका रिविजन ऑन पॉइंट होगा। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अहम सेक्शन विच इज़ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके पहले चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, विच इज हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। काफी हाई वेटेड चैप्टर है, 6 नंबर का पेपर में आएगा। बहुत बच्चों को डाउट होता है, लेकिन अगर आप इसे स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो कर लेंगे तो आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अहम चीजें हैं जो यहाँ पे हम लोग दे रहे होंगे। वंस वी आर डन विद वन शॉट, हम प्रैक्टिस को भी स्टार्ट करे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इनमें जरूर बताइएगा कि क्या ये वन शॉट आपके लिए यूजफुल था और क्या इससे आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हो। तो आपके 9 फंक्शनल ग्रुप्स है जिनको आप एक एक करके इस पूरे सिलेबस में पढ़ रहे होते हो, जिसमें आप उनकी प्रिपरेशंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके रिएक्शंस की बात करते हो। तो जो आपका ये पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का है दैट इज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो इसमें आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन, रिएक्शन और प्रॉपर्टीज को सीखते हो। ठीक है, टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हेलो एल्केन्स, कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कार्बन सिस्टम है और इससे अगर आपने हेलोजन को जोड़ दिया तो ये आपका हेलो एल्कीन कहलाता है। और वहीं अगर आपके पास बेंजीन सिस्टम है, बेंजीन रिंग को एरीन्स भी बोलते हैं, और इससे अगर हेलोजन जोड़ दिया तो ये आपका हेलो एरीन कहलाता है। तो यहाँ पे अब हेलोजन कुड भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, अलग अलग आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपके अलग अलग हेलो एल्कीन्स और अलग अलग हेलो एरीन्स बन सकती हैं, जिनकी प्रिपरेशन और रिएक्शंस आपको आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होगी आपके हेलो एल्कीन्स के क्लासिफिकेशन के साथ। आप इनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला बहुत सिंपल है, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस, कितने हेलोजेंस है, 1 है, 2 है या 3 है, तो आप हेलो एल्कीन्स को क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि उनकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर की बात करूं तो आपके पास फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मेरे पास मोनो हेलो कंपाउंड है ना, मेरे पास डाई हेलो 2 हेलोजन है, डाई हेलो कंपाउंड है, मेरे पास 3 अगर हेलोजन हो गए तो मेरे पास ट्राई हेलो कंपाउंड है। तो ये तो आप बहुत क्लियरली देख के बता सकते हो कि 1 है तो मोनो हेलो हो जाएगा, 2 है तो डाई हेलो हो जाएगा, 3 है तो ट्राई हेलो हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर तो क्लासिफाई कर ही दोगे। लेकिन अब जो दूसरा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर मैं कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो अगर आपका कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड्स से जुड़ा है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज कहलाता है। अगर आपका कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कहलाता है। और अगर आपका कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा है तो वो आपका sp हाइब्रिडाइज कहलाता है। तो आप कार्बन को देखकर इजीली पता कर सकते हो कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, sp2 है या sp है। तो इसीलिए अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले कैटेगरी की बात करूं विच इज sp3। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, पहला केस है अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बचे हुए दोनों उसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी हेलो एल्कीन। अगर ये आपका 2 कार्बन से जुड़ा है ना, अगर वो कार्बन जिससे आपका हेलोजन जुड़ा है वो 2 कार्बन सिस्टम से जुड़ा है तो उस कैटेगरी में वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी हेलो एल्कीन। और अगर यही सिस्टम जिससे आपका कार्बन हेलोजन से जुड़ा है वो तीनों ही कार्बन से जुड़ा है, तीनों ही अगर वो कार्बन से जुड़ा है तो ये कहलाएगा टर्शरी हेलो एल्कीन। तो अगेन आप sp3 कार्बन या sp3 हेलो एल्कीन को 3 कैटेगरी में तो डाल ही सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके कितने कार्बन ग्रुप्स जुड़े हैं। 1 जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 जुड़े हैं तो सेकेंडरी और 3 जुड़ा है तो टर्शरी हेलो एल्कीन कहलाएगा। अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ठीक है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, तो ये आपका कहलाएगा अलाइलिक हेलो एल्कीन।
ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका अलाइलिक। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट इज अलाइलिक। अगर आपका ये बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो उस कैटेगरी में बेटा ये कहलाएगा, ये जो है अगेन sp3 है, ये कहलाएगा बेंजाइलिक हेलो एल्कीन। तो sp3 में आपके पास 5 कैटेगरीज हो सकती हैं। इट कुड बी, अब ये भी प्राइमरी ही है बट ये स्पेसिफिक हो गए। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट इज अ एलाइलिक पोजिशन, बेंजीन से नेक्स्ट इज अ बेंजाइलिक पोजिशन। तो यहां से आप क्लियरली बता सकते हो कि आपका जो कार्बन है उसका क्या नाम हो सकता है। तो sp3 में 5 केसेस है। आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगा। आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, बेंजाइलिक है या अलाइलिक है। अब उसके बाद आएगा sp2। अगर मैं sp2 में बात करूं तो पहला पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जोड़ दिया तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा विनाइलिक हेलो एल्कीन। ठीक है, क्या होगा, विनाइलिक। दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर आपने डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जोड़ दिया तो ये कार्बन भी sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा अराइलिक हेलो एल्कीन, या इसी को आप बोल सकते हो हेलो एरीन्स। ठीक है, इन्हें ही हम हेलो एरीन्स बोल देते हैं। तो sp2 में बस 2 ही हैं, या तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जोड़ दो या बेंजीन रिंग से जोड़ दो। इसके अलावा 2 स्पेशल केसेस और हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आपने 2 हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पे जोड़े तो ये कहलाता है विसिनल डाइहेलाइड, और वहीं अगर आपने दोनों हेलोजन सेम ही कार्बन से जोड़ दिए तो ये कहलाता है जर्म्स की तरह जेमिनल डाइहेलाइड। ठीक है, तो यहां से आपका विसिनल और जेमिनल आ जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो बेसिक है वो आपका मैच द फॉलोइंग या फॉर एग्जांपल एमसीक्यू बन जाएगा जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन आएगा। तो पहले तो 5 sp3 के आपको याद रखने हैं, 2 आपको sp2 के, और 2 स्पेशल केसेस हैं जो हमें याद रखने होंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता देती हूँ कि जो बच्चे पूरा क्लास 12 ढंग से पढ़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ, मेरे साथ, उनके लिए फ्रेश क्लास 12 का बैच है विच इज लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12। आप इसे एक बार ऐप में लास्ट में दिखा भी दूंगी, आप अड्डा 247 के ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हो और इस बैच को क्लास 12 वाली जो एग्जाम कैटेगरी है उसमें देख सकते हो। साइंस का बैच है ये। ठीक है, इसमें आपको PCMB सब पढ़ाया जाएगा एंड आई थिंक द बैच प्राइस इज लगभग 4000 विद द डिस्काउंट कोड Y513। ठीक है, ये कोड यूज करने से ये 4000 का है। 4000 में यू विल गेट ऑल द 4 सब्जेक्ट्स विद कंप्लीट ईयर, पूरे साल का सिलेबस पूरा बैच रहेगा। 4000 में इट इज गोइंग टू बी डिटेल्ड, तो आपको और कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेश बैच है, नया बैच है, इसमें अभी तक कुछ भी पढ़ाया नहीं गया है। तो अगर आपके बैकलॉग से और अगर आप क्लास 12 से स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। कोई भी आपको इस बैच से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो ऑन माई email ID विच इज ayushi.sharma@adda247.com। ठीक है, बाकी एक बार लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगी कि आपको बैच को कैसे ज्वाइन करना है। तो जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं तसल्ली में वो इसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आइए अब मैं प्रिपरेशंस पे। ठीक है, तो अगर मैं हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की बात करूं तो मेरे पास 5 स्टार्टिंग मटेरियल हैं, मुझे याद होने चाहिए कि किस स्टार्टिंग मटेरियल से आपको क्या रिएजेंट डाल के हेलो एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो पहला है एल्कोहल से विच इज अ क्लियरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं एल्कोहल की, ठीक है, तो अगर आप एल्कोहल लोगे और इसके ऊपर आप किसी भी तरीके से हेलोजन डालोगे तो यहाँ पे OH हटेगा और हेलोजन लग जाएगा एंड दिस विल गिव यू अ हेलो एल्कीन। ठीक है, तो एल्कोहल से आप कोई भी एक ऐसा हेलोजनेटिंग एजेंट ले लो जो हेलोजन देगा। अभी अलग अलग हो सकते हैं तो आपको याद रखना है किस किस से ये बन सकता है। सभी से आपको हेलोजन्स यानी कि हेलो एल्कीन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, है ना, मैं क्या डाल सकती हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल HCl डाल सकती हूँ। ठीक है, ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, मैं NaBr डाल सकती हूँ H2SO4 की प्रेजेंस में। मैं PCl3 या Br3 डाल सकती हूँ। ठीक है, मैं PCl5 डाल सकती हूँ। मैं हेलोजन डाल सकती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। मैं SOCl2 भी डाल सकती हूँ। ठीक है, सभी से आपको OH हटेगा, यहाँ पे भी RCl लग जाएगा, यहाँ पे RBr लग जाएगा, यहाँ पे अगेन RCl लग जाएगा, यहाँ पे फिर से RCl ही लगेगा, यहाँ से RX बन जाएगा, यहाँ से R
Cl ही बनेगा। तो कोई भी रिएजेंट डालो, सभी से आपको हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सभी के साइड प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे, लेकिन अगर मैं SOCl2 की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो दोनों गैसेस होती हैं। ठीक है, दोनों गैसेस होती हैं, तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि SOCl2 आपका क्या होता है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन of haloalkanes from alcohol। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है क्योंकि यहां से साइड प्रोडक्ट्स आपको दोनों गैसेस मिलती है जिनको आप इजीली रिमूव ऑफ कर देते हो, तो ये आपका बेस्ट मेथड की कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल ही है, इसमें बस आपको रिएजेंट्स याद रखते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड इज फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, आप एल्कीन से 3 तरीके से हेलो एल्कीन को बना सकते हो। ठीक है, पहला केस है HBr। ठीक है, HBr के साथ होता है अगर मैं बोलूं तो आपका मार्कोनिकॉव रूल फॉलो। ठीक है, अच्छा मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि आपका जो Br नेगेटिव है इज अटैच्ड टू दैट कार्बन which has less hydrogen। तो अगर ये CH है और ये CH2 है तो ऑब्वियसली जिसके पास लेस हाइड्रोजन होगा ये उससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपको Br मिल जाएगा। ठीक है, तो प्योरली मार्कोनिकॉव रूल से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल सकता है। लेकिन एक और बात, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में अगर मैं जाऊं, है ना, जब आप इस पे HBr डालते हो तो ये एल्कीन यहाँ पे अटैक करता है और ये रिमूव होता है, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ता है और दूसरे पे बनता है कार्बोकेटाइन। तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक बार चेक करनी है जब भी आप प्रोडक्ट्स को फॉर्म करोगे। उसके बाद जब आप Br नेगेटिव डालोगे तो Br नेगेटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा और जो प्रोडक्ट आपको मिला है वही मिलेगा। सो जो मैकेनिज्म है उससे आपको ये समझ में आएगा कि इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉव रूल तो बन ही रहा है, लेकिन कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको रीअरेंजमेंट को एक बार चेक कर लेना पड़ेगा कि बाय चांस वो होगा या नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है HBr के साथ। बाकी जो 2 रिएक्शन है वो सिंपल है। अब अगर मैं HBr की जगह HBr H2O2 डालूं, ठीक है, तो यहां पे जब भी H2O2 होता है तो होता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल, जो कि क्या कहता है कि Br नेगेटिव गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन दैट हैज मोर हाइड्रोजन, जिसके पास मोर हाइड्रोजन पाए जाएंगे। तो अगर ये CH है और ये CH2 है तो ज्यादा किसके पास है, इसके पास। तो किस पे जुड़ेगा, ये क्लियरली हमेशा इधर जुड़ेगा, हमेशा मोर के पास जुड़ता है। इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को यहाँ पे हमेशा फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, राइट है। वहीं ठीक है, वहीं अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं, ठीक है, लास्ट वाले की बात करूं, लास्ट एल्कीन से फॉर्मेशन इज यूजिंग Br2CCl4। जब भी आप Br2CCl4 डालोगे तो उस कैटेगरी में आपको हमेशा क्या याद रखना है कि दोनों कार्बन पर Br लग जाता है और हमेशा आपको क्या मिलती है यहाँ से, विसिनल डाइहेलाइड, हमेशा। ठीक है, एंटी एडिशन होता है, दोनों कार्बन पे Br लग जाता है। तो आपको तीनों रिएजेंट्स याद रखने हैं। सो इफ आई सी आई हैव अ एल्कीन, अगर मैं HBr डालूंगी तो नॉर्मल मार्कोनिकॉव एडिशन विद कार्बोकेटाइन, यहाँ पे Br लगेगा। अगर मैं HBr H2O2 डालूंगी तो यहाँ पे Br लगेगा, और अगर मैं Br2CCl4 डालूंगी तो दोनों कार्बन पर ही Br लगेगा। तो स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, बट रिएजेंट चेंज करने से आपको 3 डिफरेंट टाइप के
जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस रिएक्शन में मिल सकते हैं। ठीक है, आइए अब मैं बात कर लेती हूँ एल्केन से अगर आप प्रोडक्ट को फॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, एक सेकेंड। तो एल्केन से अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहते हो तो यहां पे होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक सेकेंड। अगर मैं एल्केन्स की बात करूं, ठीक है, तो एल्केन में क्या होता है ना कि जितने टाइप के आपके हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह हेलोजन लगता है। तो आपको हेलोजन डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हो आप लोग, और फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो यूनिक प्रोडक्ट्स कितने होंगे? 2। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट भी आपका 1 क्लोरोप्रोपेन है और लास्ट भी आपका 1 क्लोरोप्रोपेन है। इनफैक्ट जब भी आपका सिमेट्रिकल सिस्टम होगा तो आप ये देख सकते हो कि सिमेट्री अगर है ना, अगर सिमेट्री आपके पास है तो ये और ये सेम ही है, तो आप 1 और 2 दो ही सब्स्टिट्यूशन करोगे, एक यहाँ पे Cl कर दो और एक यहाँ पे Cl कर दो, डायरेक्टली आपको 2 ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप 4 बनाओगे भी, मतलब आप चारों पे लगा दो, लेकिन 2 आपको दोनों सेम ही प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। तो जब भी सिमेट्री का केस होगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये सेम है, तो आप 1 2 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे 3 पे कर सकते हो। तो एक Cl यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों तो सेम ही है, ये अलग है तो ये एक अलग हो जाएगा और बचे हुए 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 3 प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये होता तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनते? अब देखो, आप देखोगे कि ये चारों कार्बन जो हैं ये एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो चारों में से आप किसी पे भी सब्स्टिट्यूशन करोगे एक ही प्रोडक्ट आएगा, और बीच वाला कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वहां पे आप कोई सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे विच इज नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन पे हमेशा यू विल जस्ट गेट 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। तो जितने डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं, आई होप सो यू आर गेटिंग इट, दिस इज ऑल्सो CH3, दिस इज ऑल्सो CH3, दिस इज ऑल्सो CH3, दिस इज ऑल्सो CH3। तो इनमें से किसी भी एक पे आप सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो आपको मेन वही सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। तो एल्केन का सिंपल है, जब भी आप एल्केन के ऊपर हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डालोगे, डिफरेंट टाइप के जितने हाइड्रोजन है उतने ही आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, टॉकिंग अबाउट एल्काइंस, इट्स अगेन क्वाइट सिंपल। ठीक है, एल्काइन में जब भी आप HBr डालोगे तो अगेन मोर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज, फिर भी एक बॉन्ड टूटा 3 में से, Br अंदर लगा और H बाहर। फिर से अगर आपने HBr डाला तो फिर से एक बॉन्ड टूटा, पहले तो Br था ही यहाँ पे, एक और Br वहीं लगेगा और बचा हाइड्रोजन, क्योंकि अंदर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो आपको एल्काइंस के केस में हमेशा क्या मिलेगा? जेमिनल डाइहेलाइड। ठीक है, ट्रिक इज कि जब भी एल्काइन है हमेशा अंदर वाले कार्बन पे, है ना, हमेशा अंदर वाले कार्बन पे आपको Br लगा देना है, हमेशा अंदर वाले कार्बन पे आपको Br लगा देना है। ठीक है, सभी लोगों को आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आइए अब बात कर लेते हैं, अब जितने भी हमने प्रिपरेशंस करी उन सभी में हमने या तो क्लोरीन को ऐड किया या तो हमने ब्रोमीन को ऐड किया, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल फ्लोरीन या आयोडीन को ऐड करना चाहती हूँ तो मैम मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसके लिए आपके हैं 2 स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस। सबसे पहला नेम रिएक्शन है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा है स्वर्ट्स रिएक्शन। अभी याद कैसे रखें, फिंकलस्टीन F से होता है फिंकलस्टीन और F से F नहीं बनता, तो यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो अगर आपके पास RX है और इसके ऊपर आप NaI डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो यहाँ पे RI सब्सटीट्यूट हो जाता है और NaX निकल जाता है।
तो फिंकलस्टीन रिएक्शन से आप हमेशा एल्काइल आयोडाइड का प्रोडक्शन कर देते हो। अगर स्वॉट्स की बात करूं तो अगर आपके पास RBr है और इसके ऊपर आप कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट AgF, Hg2F2, ठीक है, SbF2 कुछ भी डालोगे तो यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन होगा, RF और AgBr निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों आप बना सकते हो, दोनों नेम रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपको प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। कितनी प्रिपरेशंस हुई हमारी? 5 प्रिपरेशंस हो जाती हैं। पहली अल्कोहल से सब्स्टिट्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर द रिएजेंट्स। देन एल्कीन से 3 प्रिपरेशन, HBr के साथ मार्कोनिकॉफ, HBrH2O2 से एंटी मार्कोनिकॉफ, Br2CCl4 से विसिनल डाइहाइड। ठीक है, उसके बाद हमने एल्कीन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किया, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। देन आपने फॉर एग्जांपल एल्काइन से जेमिनल डाइहाइड बनाया और 2 हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करे, फिंकलस्टीन से आपने RI बनाया और स्वॉट से RF। तो प्रिपरेशंस में 5 रिएक्शंस है जो आपको क्लियर होने चाहिए। जब रिवाइज भी करो तो आपको 5 का फ्लो चार्ट बनाना है, जो कि एक बार हम लास्ट में बना लेंगे। ठीक है, देन कम्स द सेकेंड पार्ट विच इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट है। अब आपको याद रखना है, देखो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट, अब अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तो ब्रांचिंग देखोगे, ब्रांचिंग घटेगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, ब्रांचिंग घटेगी तो मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है तो अब दोनों में अगर मैं देखूं तो दोनों के पास 3 कार्बन है, लेकिन एक पास Cl एक बार Br, तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? Br का। अगर मेरे पास ये था और ये है, अब देखो दोनों के पास Cl है लेकिन इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, तो बेटर क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए, जैसे कि 4 कार्बन और 1 Cl, उस कैटेगरी में आपको देखनी है ब्रांचिंग। अब इस पे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो बेटर क्या होगा? ये। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये था, अब अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट लगाना है, ठीक है, तो पहला फैक्टर इज ऑलवेज मॉलिक्यूलर मास, 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, ये C है। ठीक है, तो अब B और C का कार्बन सेम है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग देखोगे कि फर्स्ट पार्ट में 3 कार्बन 4 कार्बन और 4 कार्बन, तो सबसे लोएस्ट 1 होगा क्योंकि इसके पास 3 कार्बन है, दोनों के पास 4 कार्बन है, तो ब्रांचिंग से घटता है तो फिर C होगा और ब्रांचिंग नहीं है तो B होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? ACB। तो जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रायोरिटी देनी है मॉलिक्यूलर मास को, एंड सेकेंडली आपको प्रायोरिटी देनी है आपकी ब्रांचिंग को, जिसके हिसाब से आप लोग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को लगा सकते हो। टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी, तो हेलो एल्केन्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ऑल्दो हेलो एल्केन्स केपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के, बट बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते हो। तो पहली बात, आपको हेलो एल्केन्स को अगर पानी में डिजोल्व करना है तो आपको हेलो एल्केन्स का आपस के बॉन्ड्स तोड़ने हैं, पानी के आपस के बॉन्ड्स तोड़ने हैं और फिर दोनों को डिजोल्व करके आपको दोनों के न्यू बॉन्ड्स क्रिएट करने हैं। तो टेक्निकली जो एनर्जी इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए वो ज्यादा होती है, और जो एनर्जी इन दोनों के बॉन्ड को बनाने के बाद निकलती है वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से आप बोलते हो कि दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, राइट। सो हेलो एल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंट्रैक्शन एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर इज क्वाइट हाई, ठीक है। उसके कंपैरिजन में लेस एनर्जी इज रिलीज जब न्यू इंटरेक्शंस फॉर्म होती हैं हेलो एल्केन्स और वाटर के बीच में, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, इस वजह से हम बोलते हैं कि दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है या कम होती है, ठीक है। देन कम्स द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज योर रिएक्शंस। तो अगर मैं हेलो एल्केन्स के रिएक्शंस को कैटेगराइज करूँ तो 3 रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। सब्स्टिट्यूशन तो आपको क्लियरली पता ही है, अगर हेलो एल्केन्स पे आप न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो न्यूक्लियोफाइल आपका इसकी जगह ले लेगा और हेलोजन निकल जाएगा, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर आप
किसी तरीके से इस मॉलिक्यूल से HX एक छोटे मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करवा दोगे तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और HX निकलेगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन विद मेटल्स में आप एक तो मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन और एक सोडियम के साथ इसका रिएक्शन पढ़ते हो। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं विच इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। कि मैम ऐसा बोलते हैं कि कुछ कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, सो इफ आई से फॉर एग्जाम्पल जो लाइट होती है आपकी वो ना हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है। ठीक है, तो अगर आप एक जो लाइट है इसको एक डिवाइस होता है जिसको पोलैरिमीटर कहते हैं, उसके थ्रू पास करते हो, है ना, पोलैरिमीटर के थ्रू पास करते हो तो जो ये लाइट है ना ये स्ट्रेट हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाती है। इसको बोलते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हो? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये डिवाइस ने क्या करा, इस लाइट को स्ट्रेट कर दिया। अब अगर आप इस लाइट के ऊपर अपना कोई भी कंपाउंड डालोगे, मतलब कोई भी कंपाउंड को आप इस लाइट के ऊपर डालोगे तो लाइट में डिविएशन होता है जो कि पोलैरिमीटर आपको बताता है ना। क्या या तो उस लाइट में ना हो डिविएशन, वो जैसी है वैसी की वैसी रहे, या फिर वो लाइट राइट में शिफ्ट कर जाए, या फिर वो लाइट आपकी लेफ्ट में शिफ्ट कर जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर वो जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी तो उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर उसने लाइट को शिफ्ट कर दिया तो कंपाउंड कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर उसे राइट में रोटेट करवा दे तो उसे बोलते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और अगर लेफ्ट में करवा दे तो लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आप ये ऑब्जर्व करते हो कि अगर किसी भी कंपाउंड ने एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफ्लेक्ट कर दिया किसी भी एंगल से किसी भी डायरेक्शन में तो ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है। अब सवाल ये है कि मैम अगर हम नोटबुक में क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां तो हमें पोलैरिमीटर नहीं मिलेगा, तो वहां पे अगर आप लोगों को ये पता करना है तो आपको सिंपली उस कंपाउंड में एक चीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है और वो होती है सिमेट्री। तो अगर आपके कंपाउंड में सिमेट्री मिसिंग है, मतलब उसमें सिमेट्री नहीं है, उस केस में आपका जो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है अगर आपके कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है। अब कार्बन के केस में अगर मैं बात करूं तो कार्बन होता है टेट्राहेड्रल। तो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन की अगर चारों वैलेंसीज अलग हैं, है ना, चारों ग्रुप्स अगर उसके अलग हैं जो भी उससे लगे हैं, तब इस कार्बन में कोई सिमेट्री नहीं होगी और ऐसे कार्बन को आप कहते हो कायरल कार्बन। या फिर इस कंपाउंड को आप ये भी कह सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है या फिर ये असिमेट्रिक है। ठीक है, क्या है? असिमेट्रिक है। ठीक है, सो अच्छा, अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करूं तो पहली टर्म है आपकी यहाँ पे इनैंशियोमर्स। ठीक है, सो इफ यू हैव वन कंपाउंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस, और अगर आपने इसकी एक मिरर इमेज बना दी तो OH को OH दिखेगा, H को H दिखेगा, H को H, OH को H, मिरर में आप इमेजिन करो तो ये हो गया CH2OH। ठीक है, सो देयर आर सम कंपाउंड, जैसे हमारे जो हाथ हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आप बीच में मिरर इमेजिन करोगे तो इस अंगूठे को ये अंगूठा दिखेगा, उंगली को उंगली दिख रही होगी, मिरर इमेजेस हैं। बट अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, द अंगूठास आर डिफरेंट, सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, है ना। तो अगर मेरे पास कोई, और नेचर में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। और ऐसे दो कंपाउंड्स को आप एक नाम देते हो इनैंशियोमर्स। एक रिलेशनशिप है दो कंपाउंड्स के बीच में। ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बस एक ही प्रॉपर्टी अलग होती है, वो होती है ऑप्टिकल रोटेशन। तो अगर इसने इस लाइट को राइट में 5 डिग्री रोटेट करा तो ये लाइट को 5 डिग्री लेफ्ट में रोटेट करेगा। ओनली डिफरेंस बिटवीन इनैंशियोमर्स इज देयर ऑप्टिकल रोटेशन। दोनों का रोटेशन डिफरेंट होता है, एक का प्लस एक का माइनस, बट दोनों का एंगल सेम होता है। सो वी हैव इनैंशियोमर्स
एंड इनैंशियोमर्स के लिए आप क्या बोलोगे? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ऑल्सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अच्छा इसी के साथ एक टर्म और मैं डाल देती हूँ। अगर मेरे पास दोनों ये इनैंशियोमर्स थे, फॉर एग्जांपल ये ए था और ये बी था, इसने +5 रोटेट किया तो इसने -5 रोटेट किया। तो अगर मैं दो इनैंशियोमर्स को एक साथ कंबाइन कर दूं, ठीक है, अगर मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, उसमें मैंने दोनों इनैंशियोमर्स को डाल दिया, इसका +5 डिग्री रोटेशन, इसका -5 डिग्री रोटेशन, तो उस केस में आपका ये क्या कहलाएगा? अगर मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मिक्सचर है, तो इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर विच हैज इक्वल प्रपोर्शन ऑफ 2 इनैंशियोमर्स। ठीक है, अब अगर मैं इसकी रोटेशन की बात करूँ, एक प्लस एक माइनस, दोनों का 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर 0 डिग्री रोटेशन है तो ये बेटा क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव पाया जाता है। ठीक है, तो आपको एक छोटी छोटी सी बातें हैं बेसिक, एटलीस्ट ये पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ और उनको मैनेज कर पाओ। ठीक है, चलिए, तो इसी से रिलेटेड अब मेरे पास आ जाता है मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपली बात है कि अगर आपके पास एक हेलो एल्कीन है, आपने इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल डाला, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? आपका जुड़ जाएगा और X निकल जाएगा। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि आप हेलोजन को चेंज कर दो, या फिर हो सकता है कि आप R ग्रुप को चेंज कर दो। अगर आप हेलोजन को चेंज कर रहे हो तो आप बना सकते हो RF, RCl, RBr और RI। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो हेलोजन का काम निकलना है, जितना जल्दी वो निकलेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। अब वो कितना जल्दी निकलेगा? जितना जल्दी उसका बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड कितना जल्दी टूटेगा? जितना जल्दी आप, जितना बड़ा ये बॉन्ड है उतना इजी तोड़ना है, तो साइज के साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, इसीलिए आपका रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी आपकी हेलोजन में आयोडाइड की होती है, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की, फिर फ्लोराइड की, ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। लेकिन अगर आप R ग्रुप को बेटा चेंज करोगे तो आपके पास sp3 कार्बन का ये रिएक्शन है, तो मेनली आपके पास प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी या टर्शियरी हेलोएल्केन हो सकता है। अब तीनों के लिए क्या आप सेम मेथड से प्रोडक्ट बना सकते हो? अगर मैं फॉर एग्जांपल प्राइमरी की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो मेरे पास फॉर एग्जांपल CH3Cl है, मैंने इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल डाला। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ तो कार्बन पे प्लस चार्ज है, हेलोजन पे नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव, तो ये आगे से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि आगे Cl भी नेगेटिव है और आगे से अटैक करेगा तो Cl से टकराव होगा, विच इज नॉट द करेक्ट ओरिएंटेशन। तो इसको पॉजिटिव पे अटैक करना है तो ये कहेगा कि मैं पीछे से अटैक कर देता हूँ, क्योंकि पीछे वैसे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन खास इसको रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कार्बन से आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, Cl आपका निकलेगा और 3 हाइड्रोजन इसके पास हैं, तो ये कार्बन ने बना लिए ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाए हैं, 5 बॉन्ड कार्बन बना नहीं सकता, तो ये एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट इसने बना ली, जिसमें एक बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है और एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ गया है और हेलोजन निकल गया है, लेकिन आप देखो रिवर्स साइड से जुड़ा है, जिस साइड से Cl जुड़ा है उस साइड से न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ा है, उसके ऑपोजिट साइड से ये आपका जुड़ा है। अब अगर मैं इस रिएक्शन के कुछ मेन पॉइंट्स की बात करूं, है ना, तो क्या मैं ये बोल सकती हूं, ठीक है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, पहला, ये एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, एक स्टेप में हुआ है, इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है। ठीक है, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, अब क्योंकि इसे पीछे से अटैक करना है तो इसको चाहिए कि छोटे से छोटा ग्रुप पीछे हो ताकि वो रिएक्टिविटी को रोक ना पाए।
तो सबसे बेहतरीन प्राइमरी हेलोएल्केन, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी हेलोएल्केन इस रिएक्शन को शो करेंगे, क्योंकि इनके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब इनके पास रुकावट कम है छोटे ग्रुप होने की वजह से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे पीछे डायरेक्शन बदल गई है Cl और न्यूक्लियोफाइल की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वर्जन होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इस रिएक्शन के रेट की बात करूँ तो रेट पहला स्टेप ही है, तो फर्स्ट स्टेप में एक तो एल्काइल हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों ही है। तो अगर मैं रिएक्शन के रेट की बात करूँ तो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड। ऑल्सो ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या है, 2, इसीलिए आप इसे SN2 प्लस ये 2 रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हो, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो इसे SN2 मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है, जहां पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, प्राइमरी हेलोएल्केन है, तो दैट इज ऑलवेज अ केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन के सॉल्वेंट की बात करूं तो इसमें आपका सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर अप्रोटिक, अप्रोटिक का मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो H+ ना दे, डाई मिथाइल फॉर्माइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ईथर, ऐसे सॉल्वेंट्स जो H+ ना दे। जैसे H2 एक सॉल्वेंट है लेकिन H2 H+ देता है तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो अप्रोटिक है, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकेटायन बनाते हैं और यहाँ पे मुझे कार्बोकेटायन नहीं बनाना है, तो आप यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करोगे, जिसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है। ऑल्सो ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता ही है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये सारे पॉइंटर्स SN2 के बारे में क्लियर होने चाहिए। अब सवाल ये है कि मैम दूसरा मैकेनिज्म पिक्चर में क्यों आया। मैं अगर आपको बोलूँ तो ये चलो मैंने SN2 से कर दिया, बट क्या मैं टर्शरी अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड है उसे भी SN2 से कर सकती हूँ। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे अगर मैं पीछे से अटैक करवाऊंगी तो यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं कि आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा, तो टर्शरी के लिए आप सेम मैकेनिज्म को यूज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे एक नई मैकेनिज्म आएगी पिक्चर में, विच इज SN1। क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो यहाँ पे मैं दूसरी चीज की मदद लूंगी। ठीक है, आई विल से कि अगर मेरे पास एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो मैं इसे पहले सॉल्वेंट दूंगी कि ये अपना हेलोजन इज नेगेटिवली चार्ज, इसको निकाल दे, ये निकल जाएगा गुड लिविंग ग्रुप की तरह, पॉजिटिव चार्ज और X नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है इस रिएक्शन में, जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो H2O है ये अपना एक न्यूक्लियोफाइल लेके घूमता है विच इज OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, प्लेनर है, तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, मतलब इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, तो OH ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर भी जुड़ जाएगा और इधर भी, तो आपको 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि एक में तो रिटेंशन हुआ है क्योंकि सेम साइड पे जुड़ा है, और एक में इन्वर्जन हुआ है क्योंकि ऑपोजिट साइड पर जुड़ा है। ठीक है, तो दोनों केसेस यहाँ पे आपके निकल कर आ जाएंगे। क्लियर है। अब इसके बारे में मैम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 स्टेप का रिएक्शन है ये, है ना। इफ आई से, ठीक है, इफ आई से 2 स्टेप का रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट स्टेप आपका स्लो है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में केवल न्यूक्लियोफाइल नहीं आया है, केवल एल्काइल हैलाइड है, तो रेट केवल डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या है 1, SN1 रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर क्या है 1। इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बिकॉज ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो दोनों प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप 2 एनांटियोमर के मिक्सचर को क्या बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट टू बी अ रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि आप बोलोगे इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं, ठीक है,
अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो इसमें सॉल्वेंट यूज़ करोगे पोलर प्रोटिक, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कार्बोकेटाइन बनाता है और मुझे कार्बोकेटाइन बनाना ही है, तो मैं H2O या एल्कोहल ऐसा सॉल्वेंट जो H+ दे उसको यूज़ कर लूँगी। इसके अलावा ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही रहेगी। तो मैम SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है? SN1 और SN2 में केवल और केवल आपकी रिएक्टेंट का डिफरेंस है। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2 से जाना चाहेगी, टर्शरी है तो SN1 से जाना चाहेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट कि आपका मैकेनिज्म SN1 होगा या SN2। तो क्या मैं ये आपको बोल सकती हूँ कि SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है, और SN2 की जो रिएक्टिविटी है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। इनफैक्ट आपको पता है sp3 में बेंजाइलिक और एलाइलिक हेलोएल्केन्स भी होते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन इज बेंजाइलिक, तो सबसे बेहतरीन आपका होगा बेंजाइलिक, फिर हो जाएगा आपका एलाइलिक, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसमें उल्टा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बेंजाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो अगर आपको कभी भी SN1 या SN2 का ऑर्डर लिखने को आएगा, अच्छा sp3 का ही रिएक्शन है तो 5 ही केसेस है जो आपके बन सकते हैं, sp2 का ये रिएक्शन नहीं है तो उन दोनों को आप नहीं डालोगे। ठीक है, इफ आई से कि मैम रिएक्टेंट देख के मैकेनिज्म बताना है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 में जाएगी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 में जाएगी, बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 में जाएगी, एलाइलिक अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 में जाएगी। सेकेंडरी दोनों कर सकती है। ठीक है, अगर SN2 में गई तो वहां पे सॉल्वेंट DMF होगा, यानी कि अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, DMSO हो सकता है। अगर वो SN1 में गई तो सॉल्वेंट वहां पे पानी होगा, यानी कि प्रोटिक। तो सेकेंडरी दोनों में से कुछ भी जा सकती है, उसके लिए आप सॉल्वेंट चेक कर लो, लेकिन प्राइमरी हमेशा SN2 में जाएगी और टर्शरी, बेंजाइलिक या एलाइलिक हमेशा SN1 में जाएगी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे या तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म पे आएंगे या तो ऑर्डर लगाने पे आएंगे, तो आप दोनों को इससे कर पा रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी सिंपल, द वर्ड से इज एलिमिनेट कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, आप क्या करते हो, आप डालते हो बेस। ठीक है, बेस क्या करता है, आपके हाइड्रोजन को लेके जाता है। ठीक है, तो टेक्निकली क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इसका टूटता है, हाइड्रोजन बेस से जुड़ जाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाता है। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन वंस अगेन। तो यहाँ पे ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ये बॉन्ड आपका अगेन ब्रेक हो रहा होगा, तो फिर से यहाँ पे क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जहाँ पे ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, फॉर्म, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म, ये ब्रेक हो रहा है, और जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और आपका HX निकल जाएगा। सो दिस इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें आपको क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन्स, यानी कि जो कार्बन है उसके साइड, जो इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसके जो भी हाइड्रोजन्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन असिमेट्रिकल एल्कीन है तो जितने टाइप के हाइड्रोजन्स हैं उतने आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ दिस इज ऑल्सो अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अच्छा, इसको E2 मैकेनिज्म बोलते हैं। एलिमिनेशन में भी दो मैकेनिज्म मेन है आपके, E1 E2। E1 आप एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ते हो, ये E2 है। E2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है, इसमें भी एक केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो है एल्कोहलिक KOH और हीट। हीट है मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैम बाय चांस असिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए तो फिर क्या करना है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक ऐसी एल्कीन है, एल्कीन नहीं मतलब हेलो एल्कीन, ठीक है, आपने एल्कोहलिक KOH डाला,
तो आप देखोगे इसका फर्स्ट पड़ोसी ये है और ये है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी, तो एक बार ये एल्कीन इधर से निकाल के बना देगा, एक बार ये बनाएगा, तो टेक्निकली आपको एक बार ये एल्कीन मिलेगी और एक बार ये। तो जब आपको मल्टीपल एल्कीन्स मिलती हैं तो आपको मेजर एल्कीन बतानी है कौन सी होगी, तो मेजर एल्कीन वो होगी जहाँ पे मोर अल्फा हाइड्रोजन है। मोर अल्फा हाइड्रोजन इज एल्कीन का नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा अल्फा, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा इसके पास है। अगर मैं बोलूँ इसका जस्ट 1 पड़ोसी है CH2, तो इसके पास 2 अल्फा, तो मेजर कौन सा बनेगा, ये वाला। जिसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये था आपके पास, ठीक है, इस पे से आपने डाला, तो अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो एक फर्स्ट हाइड्रोजन ये होगा और इस पे भी एक हाइड्रोजन है तो ये होगा, तो एक एल्कीन इधर बनेगी और एक एल्कीन इधर बनेगी, तो 2 एल्कीन फिर से बन जाएंगी, ये और ये। तो अगेन मैम मेजर कौन सा है, तो फर्स्ट से आप अल्फा देखोगे तो इस साइड तो कुछ है नहीं, बट इसके पास एक अल्फा कार्बन है और इसके पास जस्ट 1 हाइड्रोजन है। अगर मैं इधर देखूं तो इसके पास एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है, 3 इसके पास हाइड्रोजन, 3 इसके पास हाइड्रोजन और 3 इसके पास हाइड्रोजन, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन के साथ ये होगा मेजर। तो जब भी आपको असिमेट्रिकल एल्कीन मिलेगी यू विल हैव टू मेक द प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन कितने आपके पास एडजेसेंट हाइड्रोजन्स है, आप वहाँ पे प्रोडक्ट बनाओगे। अगेन जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे एल्कीन्स के पास उतना वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा। सो दैट इज हाउ आपको एलिमिनेशन में मेजर और माइनर से सवाल पूछा जा सकता है। लास्टली हेलोएल्कीन्स का जो रिएक्शन है वो आप लोगों का है रिएक्शन विद मेटल, जिसमें पहला है मैग्नीशियम के साथ। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करो, आप एल्काइल हैलाइड पर जब भी मैग्नीशियम डालते हो तो मैग्नीशियम इस बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है और आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। सिंपल, दिस रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। लेकिन अगर आप गलती से इसको वाटर दे दोगे तो ये बॉन्ड रिएक्शन में टूट जाता है, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, ठीक है। ये इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें आप कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हो। तो नेगेटिव के साथ H+ और पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव, तो ये डिसोसिएट होकर आपको हाइड्रोकार्बन दे देता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्रस यानी कि बिना पानी बिना मॉइस्चर की कंडीशन में रखा जाता है, वरना वो डिसोसिएट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है और इसके ऊपर मैंने मैग्नीशियम और वाटर डाल दिया तो ये टूट जाएगा, सिंपली आपको एल्कीन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यू विल गेट हाइड्रोकार्बन सीधा सीधा अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे वाटर डाल दिया तो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सोडियम, सोडियम के साथ आपका रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वेरी सिंपल, इसमें आप दो हेलोएल्कीन्स लेते हो, उसके ऊपर आप सोडियम डालते हो और अगर आप सोडियम डालोगे तो दोनों जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो जुड़ जाते हैं और आपका सॉल्ट निकल जाता है। तो यहाँ से हमेशा आपको सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। कोई भी आप ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये था, इसके ऊपर मैंने सोडियम डाल दिया तो ये आपको 2 से 4 बना देगा। बस याद रखना कि जहां से आप कार्बन निकाल रहे हो, मतलब जहां पे Cl लिखा है उसी कार्बन से बॉन्ड डबल करोगे। तो यहाँ पे अगर सेकेंड कार्बन है तो सेकेंड कार्बन से आपको डबल करना पड़ेगा। सो दैट इज योर वुड्स रिएक्शन। तो अगर मैं हेलोएल्कीन्स की बात करूं तो पहला आपको एक क्वेश्चन बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 के ऑर्डर वाला सवाल। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपको बन सकता है एलिमिनेशन में मेजर माइनर का सवाल। रिएजेंट याद रखना है, एक्वस KH है तो सब्स्टिट्यूशन है, एल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन है। फिर मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा और सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन यानी कि डबल ऑफ हेलोएल्कीन हो जाएगा। सो दैट इज ऑल द रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्कीन्स जो आप लोगों को याद रखने होंगे। सो लास्टली वी हैव हेलोएरीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं हेलोएरीन्स की बात करूं तो हेलोएरीन्स में प्रिपरेशंस आएंगी एंड देयर आर जस्ट 2 सिंपल प्रिपरेशंस। और जब भी आप कोई एरोमेटिक सिस्टम बनाते हो तो यू जनरली यूज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहला केस वही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव टोलीन, टोलीन में CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा। तो अगर आप इसके ऊपर हेलोजन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट और डार्क में रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो हेलोजन आपका जुड़ जाएगा ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस के ऊपर, जहां पे पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि यहां से मैं कौन कौन से हेलोएरीन्स बना सकती हूं,
पहला केस, क्या मैं यहाँ पे Cl2 को ऐड कर सकती हूँ? तो आप कर सकते हो। क्या मैं यहाँ पे Br2 को ऐड कर सकती हूँ? तो आप कर सकते हो। क्या आप I2 को ऐड कर सकते हो? तो ये जवाब होगा नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो इसके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO4 या HNO3 को यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप आयोडीन को यूज ऐड कर सकते हो। क्या आप फ्लोरीन को ऐड कर सकते हो? तो जवाब होगा नहीं, आप फ्लोरीन को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी मच रिएक्टिव, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली आपके रिंग पे ऐड नहीं हो पा रहा होगा। तो सिंपल रिएक्शन है 1 स्टेप का। अगर आप हेलोजन को ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो यूजिंग द गिवन रिएजेंट, बट यू नीड टू इंश्योर कि आप फ्लोरीन ब्रोमीन तो इजीली ऐड कर सकते हो, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन और आयोडीन को इजीली नहीं कर पाओगे। तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स? तो बेस्ट मेथड जो रहेगा वो होगा एनिलीन के साथ, ठीक है। अगर आपके पास एनिलीन है, ठीक है, और आप इसके ऊपर डाल देते हो NaNO2 और HCl, यानी कि आप बना रहे हो डाइजोनियम सॉल्ट एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से बन जाएगा आपका डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। अब डाइजोनियम सॉल्ट से आप बना सकते हो तीनों चीजें। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CuCl2 डालूंगी, Cu2Cl2 डालूंगी, तो यहाँ से बन जाएगा आपको क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसके ऊपर डालोगे Cu2Br2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और अगर आप इसके ऊपर डालोगे Ki, तो बन जाएगा यहाँ से आयोडोबेंजीन। और अगर आप इसके ऊपर डालोगे HBF4, तो यहाँ से बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये जो मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, क्योंकि आप इसे एक ही स्टेप में बना सकते हो, सिंगल स्टेप में आप इसे फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको बेस्ट मेथड भी माना जाता है, ठीक है। तो दो ही प्रिपरेशन है, आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। जैसे वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, तो यहाँ भी हो सकता है। जब भी बेंजीन रिंग है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा, और लास्टली रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो पहला केस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूँ तो सवाल पहला तो यही आता है कि क्या ये रिएक्शन होगा। अगर आप हेलोएरीन्स की बात करो और न्यूक्लियोफाइल की बात करो, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, प्लस बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एक बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन रिच का इलेक्ट्रॉन रिच पे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिसिट पर अटैक करता है। तो इसलिए आप बोलते हो ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इजीली, ठीक है। इजीली आपका रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी मुझे ये रिएक्शन करना है, ठीक है, तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली प्रॉब्लम है, अगर आप इस बॉन्ड की बात करो, है ना, तो ये क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर मैं हेलो एल्केन्स की बात करूँ तो वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन ये एक डबल बॉन्ड है जिसको तोड़ना भी टफ होगा। तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच इज ड्यू टू रेजोनेंस, ये रिएक्शन इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा। दूसरा केस, अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्ड के पकड़ के रखेगा। सो दिस बॉन्ड इज नॉट इजी टू ब्रेक, ठीक है, इजी नहीं है इसको तोड़ना, ठीक है। तो अगेन आप बोलोगे कि ये आपका फिर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो पहला रीजन है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दूसरा है बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा होगा, अब अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं तो वो बहुत बड़ी है, तो अगर तुम SN2 से जाना भी चाहो तो उस पर काफ़ी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाएगा। तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ हाई स्टेरिक हिंड्रेंस ये रिएक्शन नहीं होगा।
और अगर आप सोचो कि मैम मैं कार्बोकेटाइन बना के कर लेता हूँ, तो जो कार्बोकेटाइन है वो sp3 कार्बन पे बनता है और फिनाइल sp2 होता है, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ अनस्टेबल, कार्बोकेटाइन भी इसका अच्छा नहीं बनेगा, अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटाइन भी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन 4 रीजंस की वजह से आप ये बोल सकते हो कि जो हेलोएरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो नहीं करते। पहली बात, बॉन्ड नहीं टूटता, दूसरी बात वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, तीसरी बात उसके पास बहुत हाई स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और लास्टली आपका अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो अगर आप फिर भी बेटा पर इस रिएक्शन को करना चाहते हो, आप Cl हटा के फॉर एग्जाम्पल NaOH लगाना चाहते हो, तो आप कर तो सकते हो, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, NaOH सॉरी OH लगाना चाहते हो तो आपको NaOH H+ डाल दो, लेकिन इसको देना पड़ेगा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो ये रिएक्शन इतने हाई टेम्परेचर या प्रेशर पे होगा, जिसको आप डाउस प्रोसेस भी बोलते हो, तब जाके ये आपका रिएक्शन हो पाएगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि मैम मैं टेम्परेचर को थोड़ा कम करवाना चाहती हूँ, तो कैसे इस रिएक्शन को कर सकती हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ऐड सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, तो आपका जो अटैक है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपने NO2 लगाया, तो ये एक NO2 से ये लगभग 448 केल्विन पर टेम्परेचर पे रिएक्शन होने लगेगा, जो कि पहले 623 पे हो रहा था। तो फिर आप बोलोगे कि मैम 2 लगा देता हूँ, तो आप 2 लगा दो। तो अगर आपने 2 NO2 लगा दिए एक की जगह, अब ये जो रिएक्शन है आपका, ठीक है, अब जो ये रिएक्शन है आपका ये होगा 368 केल्विन पे। तो आपको लगेगा कि मैम ये तो बढ़िया हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। लास्टली अगर मैं फॉर एग्जाम्पल तीनों पे ही NO2 लगा दूं, तो अब ये रिएक्शन और भी इजी हो जाएगा। और अब आप इसे हल्का सा वार्म भी कर दोगे ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा पिक्रिक एसिड का, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो आपने देखा पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी ये रिएक्शन करना है तो उसके लिए आपको इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देना होगा। अगर आप टेम्परेचर को माइल्ड करना चाहते हो तो आपको इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाने होंगे। एक ग्रुप लगाते हो तो 443 केल्विन का टेम्परेचर लगेगा, 2 लगाते हो तो 368 का लगेगा, और 3 लगा देते हो तो आप हल्का सा रिएक्शन को वार्म कर दोगे, तभी भी आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक तो इजीली हो जाएगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे Cl एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज देगा। ठीक है, फिर रिंग पे मूवमेंट होगा क्योंकि रेजोनेंस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आ जाएगा, फिर मूवमेंट होगा, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, फिर मूवमेंट होगा, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि Cl एक इलेक्ट्रॉन, जब भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो नेगेटिव चार्ज रिंग पे डालेगा, और देखो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा बेटा आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आके जुड़ रहा होगा। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे आके जुड़ेगा, ऑर्थो। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जुड़ रहा होगा। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, सबसे पहले है हेलोजनेशन, दूसरा है सल्फोनेशन, तीसरा है नाइट्रेशन, चौथा है आपका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिफ्थ है आपके पास फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो अगर मैं हेलोजनेशन में रिएजेंट की बात करूँ तो होगा हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, अगर आप हेलोजन पे ये डालोगे। सल्फोनेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट। नाइट्रेशन इज HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
Alkylation is alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3. Acylation is acyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3. क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल्स रहेंगे? हेलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल आपका हेलोजन है विद द पॉजिटिव चार्ज, सल्फोनेशन में SO3H पॉजिटिव, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव, एल्काइलेशन में R पॉजिटिव, असाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब जब भी आप ये डालोगे तो ये आपके हेलोरीन पे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जुड़ जाएगा और पैरा प्रोडक्ट आपका हमेशा मेजर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हेलोरीन लिया और इसके ऊपर आपने डाला X2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपका जो हेलोजन है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे जुड़ जाएगा, जिसमें से पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। अगर आप नाइट्रेशन करते तो NO2 जुड़ जाता, अगर सल्फोनेशन करते तो SO3H जुड़ जाता, अगर आप CH3Cl डालते तो CH3 जुड़ जाता, अगर आप CH3COCl डालते तो CH3CO जुड़ जाता। तो डिपेंडिंग अपॉन, अब यही 5 है जो आपको हर चैप्टर में आएंगे, तो अगर आपने इनमें से कोई भी डाला तो आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है दोनों। अब क्योंकि ये हेलोजीन पे रिएक्शन है तो ऑर्थोपैरा पे जोड़ना है। आगे जब हम और कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ लेंगे कि कौन सी पोजीशन पे जोड़ना है, बट जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उसकी हमेशा ऑर्थोपैरा पोजीशन पे ही आपका ये रिएक्शन, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ रहा होता है। लास्ट है आपका सोडियम के साथ रिएक्शन, जिसमें पहला केस है फिटिग रिएक्शन। जैसे वहाँ वुड्स था वैसे यहाँ पे फिटिग है। फिटिग में क्या होगा, सिंपली 2 हेलोरीन्स आप लोगे और इनके ऊपर अगर आपने सोडियम डाल दिया तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगी, तो आपको यहाँ से बाइफिनाइल मिल जाएगा। ठीक है। वहीं अगर मैं वुड्स फिटिग रिएक्शन की बात करूं तो इसमें आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन, अगर आप दोनों को ही मिक्स कर रहे हो, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अगेन यहाँ से दोनों आर ग्रुप्स जुड़ेंगे। तो जब आप दोनों हेलो एल्केन्स को जुड़ोगे तो वुड्स रिएक्शन, जब दोनों हेलोरीन्स को जुड़ोगे तो फिटिग रिएक्शन, जब दोनों को कंबाइन कर दोगे तो वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक बात है, क्लियर है? सो दिस इज द एंड ऑफ ऑल द रिएक्शंस जो आपको इस चैप्टर के साथ याद रखने हैं। टॉकिंग अबाउट द समरी, आपको लास्ट में एक समरी जरूर बना लेनी है ताकि आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सको। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपका काम है आप इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे। हेलो एल्केन्स के 2 हिस्से होंगे, एक होगा प्रिपरेशन का, एक होगा रिएक्शन का। ठीक है, प्रिपरेशन में आप स्टार्टिंग मटेरियल लिखोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिस में सबसे पहले होगा आपका दैट इज एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल के जितने भी रिएजेंट्स आप सारे यहाँ पे लिखोगे। फिर आपका होगा एल्कीन के साथ, एल्कीन में HBr में आप लिखोगे मार्कोनिकॉव विद कार्बोकेटायन। ठीक है, फिर HBr H2O2 होगा जिसमें आपका एंटी मार्कोनिकॉव रूल हो गया। फिर आपका Br2 होगा CCl4 के साथ, ठीक है, जिसमें आप बोलोगे विसिनल डाइहलाइड बन जाएगा। फिर आपका आएगा एल्केन के साथ, इसमें आप रिएजेंट लिख दोगे हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर आपका होगा एल्काइन के साथ, इसमें आप लिखोगे 2HBr के मॉलिक्यूल्स में आपको जेमिनल डाइहलाइड मिलेगा। और फिर आपके हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन होंगे, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स। ठीक है, फिंकलस्टीन में Ri बनता है और स्वार्ट्स में Rf। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज इट। ठीक है, फिर रिएक्शंस के फ्लो चार्ट बना दोगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं 3 होंगे, एक होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक आपका एलिमिनेशन और एक मेटल्स के साथ। यहाँ पे 2 चार्ट बनेंगे, एक होगा SN1 एक SN2। तो इनके मेन पॉइंट्स लिख दोगे, रिएक्टिविटी, सॉल्वेंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, SN1 में क्या है, SN2 में क्या है। एलिमिनेशन में आप लिखोगे एल्कोहलिक KOH और हीट करेंगे, और मेजर एल्कीन विद मोर अल्फा हाइड्रोजन। मेटल में मैग्नीशियम के साथ आप लिखोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, और सोडियम के साथ आपका वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट। सिमिलरली फ्लो चार्ट बनेगा दूसरा हेलोएरीन का। ठीक है, यहाँ पे भी 2 केस बनेंगे, एक होगा प्रिपरेशन का और एक होगा रिएक्शन का। प्रिपरेशन यहाँ पे 2 ही हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक एनिलीन। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बोलूँ तो आप बोलोगे कि यहाँ पे Cl2 ऐड हो जाएगा, Br2 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है,
I2 के साथ HiO4 यूज करना पड़ेगा और F2 ऐड नहीं होगा। ठीक है, एनिलीन के लिए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन के रिएजेंट्स है ना। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे Cu2Cl2, Cu2Br2, ठीक है, Ki और HbF4। मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ गई है, आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, अगर मैं इसके रिएक्शंस की बात करूं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। 4 रीजंस आएंगे इसके: पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, अनस्टेबल कार्बोकेटाइड। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 5 केसेस है, 5 के रिएजेंट लिख दोगे। और लास्टली सोडियम के साथ 2 रिएक्शन है, एक तो फिटिक और एक वुड्स फिटिक, तो इसमें क्या बनेगा वो लिख दोगे। तो इसके साथ आपका क्या हो जाएगा, पूरा फ्लो चार्ट बन जाएगा। जब भी आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर आपको सीखनी है तो जितना बार आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको ये दिमाग में बैठ रहा होगा। तो मेक श्योर करेंगे ये फ्लो चार्ट एक बार आप देख के लिखो, लेकिन हर दिन एटलीस्ट आपको 5 मिनट निकालने हैं इस फ्लो चार्ट को रिवाइज करने के लिए, जब तक आप अगले चैप्टर पे नहीं पढ़ते हो। ठीक है, बाकी ये हमने रिवाइज कर लिया। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताओगे कि आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा, कि आपके दिमाग में बैठ गया, क्योंकि ऑर्गेनिक जितना आप सिंप्लीफाई करके पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब मैं एक बार ये बता देती हूँ कि जो क्लास 12 का फ्रेश बैच है वो आप लोगों को कैसे ज्वाइन कर सकते हो और कैसे आपको उसमें पढ़ना है। तो आप वेबसाइट या ऐप पे जा सकते हो। यहाँ पे आप लोग स्कूल वाले सेक्शन में जाना, CBSE बोर्ड 12th में जाएंगे। ठीक है, लक्ष्य बैच है, ये आपका फ्रेश बैच है। ठीक है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, साइंस वाला ये है हमारा बैच। ठीक है, नीचे जाओगे तो इसके देखो स्टडी प्लान्स डले हुए हैं। ठीक है, तो आपके केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी चारों के स्टडी प्लान्स डले हुए हैं। ठीक है, क्लासेस के टाइम भी है, 3 बजे केमिस्ट्री है, 4 बजे बायोलॉजी है, 5 बजे फिजिक्स है और 8 बजे मैथ्स है। ठीक है, ये आपके स्लॉट है। तो आपको यहाँ पे बाय नाउ पे जाना होगा और कोड यूज़ करना है Y513। ठीक है, इसको आप यूज़ करोगे तो ये जो आपका बैच है ये 4314 का बैच है, क्योंकि ये फ्रेश बैच है। इसमें अभी तक कुछ भी पढ़ाया नहीं गया है, ये अभी फ्रेशली स्टार्ट होगा। तो टाइम से ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ ही दिन है, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी। स्टडी प्लान में भी आप देख सकते हो, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है। कोड है Y513 जो आपको यूज़ करना है। और कोई और डाउट है तो मैंने आपको मेल दिया था ayushi.sharma@ada247.com, तो आप उस मेल पे भी मुझे मेल करके पूछ सकते हो। बट आई वुड से कि अगर आप प्रॉपरली पढ़ना चाहते हो, कन्फ्यूज हो, तसल्ली में पढ़ना है और बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें मैं खुद पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं अगले वन शॉट में। और कमेंट्स में ज़रूर डाल के जाइएगा कि ये वन शॉट आपको कैसा लगा।